हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विथ अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है आज के सेशन में। जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मोटर व्हीकल एक्ट का हमारा टॉपिक चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या कहता है भैया? चैप्टर 5 कहता है कि जो भी परिवहन वाहन है उनके नियंत्रण से संबंधित जो नियम कानून हैं, ठीक है, जो धाराएं हैं वो इसमें संबंधित है। ठीक है, तो नरसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनु कुमार जुड़ चुके हैं, ठीक है, रघुवीर जुड़ चुके हैं, विराट जुड़ चुके हैं, रविंद्र जुड़ चुके हैं। ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, अमित जुड़ चुके हैं, संदीप जुड़ चुके हैं। सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है आज के सेशन में। तो जैसा कि आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मोटर व्हीकल एक्ट का आपका टॉपिक चल रहा है। और मोटर व्हीकल एक्ट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 को, जिसमें परिवहन वाहन का नियंत्रण। परिवहन वाहन चाहे कि आपका यातायात वाहन हो यानी कि स्टेज कैरिज हो, या फिर आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हो यानी कि माल ढोने वाले वाहन हो। ठीक है भैया, तो सभी को गुड मॉर्निंग है। हाँ भैया, सब ठीक है, सब बढ़िया। सभी को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया चैप्टर 5 में आपका जो धाराएं हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, सबसे पहले तो चैप्टर 5 में क्या उल्लिखित है। पहले ही क्लास में मैं आपको बता चुका था कि कौन से चैप्टर में किस बारे में बात की जाएगी और कहाँ से कहाँ तक धाराएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको पहली क्लास में ही आपको बताया था। ठीक है, तो चैप्टर 5 में क्या है भैया? परिवहन वाहनों का नियंत्रण है। कहाँ से कहाँ तक? धारा 66 से लेकर धारा 96 तक। इसी के बारे में जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उसको हम लोग क्या करने वाले हैं भाई? डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली है धारा 66। धारा 66 क्या कहती है भैया? कि परमिट आवश्यक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई परमिट किस लिए जरूरी है, क्या निजी वाहन के लिए भी परमिट लगेगा? ठीक है, क्या कोई नॉर्मल वाहन है उसके लिए भी परमिट लगेगा? नहीं। परमिट की आवश्यकता किस लिए होती है? परमिट की आवश्यकता होती है परिवहन वाहनों के लिए। किसके लिए भैया? परिवहन वाहनों के लिए। क्या कहती है धारा 66? कि परिवहन वाहनों के लिए क्या है? परमिट आवश्यक है। परमिट आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस की धारा 3 कहती थी कि सड़क पर वाहन चलाने के लिए, पब्लिक प्लेस पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है। जिस तरीके से आपका देखा होगा आपने कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता थी, इसी तरीके से परिवहन वाहन चलाने के लिए परमिट आवश्यक है। बिना परमिट के, ठीक है, परिवहन वाहन, अब आप समझ गए ना कि परमिट किसके लिए चाहिए होगा? परमिट आपका चाहिए होगा परिवहन वाहन के लिए। तो आप परिवहन वाहन बिना, ठीक है, बिना परमिट के ना चला सकते हैं। बिना परमिट के कौन सा वाहन नहीं चला पाएंगे? परिवहन वाहन। बिना परमिट के ना भैया चला सकते हैं, ना चलवा सकते हैं। बिना परमिट के ना चला सकते हैं, ठीक है, ना क्या कर सकते हैं भैया? चलवा सकते हैं। चलवा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो परमिट होता है दो तरह के वाहनों के लिए जो है होता है, दो तरह के वाहनों के लिए। पहला है आपका यात्री वाहन परमिट। पहला आपका क्या है भैया? यात्री वाहन का परमिट। यात्री वाहन का परमिट यानी कि जो स्टेज कैरिज है, जो कि क्या है भैया? स्टेज कैरिज। स्टेज कैरिज परमिट। स्टेज कैरिज परमिट। दूसरा क्या है भैया? दूसरा है आपका माल वाहन, यानी कि आप सामान, यात्री को नहीं ढोते हो, आप माल ढोते हो। माल वाहन परमिट यानी कि गुड्स व्हीकल परमिट। ठीक है, बेसिकली ये दो तरह के होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं सिलेबस खत्म ही है यार, अब सिलेबस के लिए क्यों परेशान हो? जब इतना पढ़ लिए तो एक हफ्ते और सब्र कर लो दोस्त। ठीक है, टेक्निकल पार्ट किसको बोलते हैं? टेक्निकल पार्ट उसको बोलते हैं भैया जिसमें इंजन, क्लच, सस्पेंशन, ब्रेक, ये सबको टेक्निकल पार्ट बोलते हैं। ठीक है भाई, चलिए।
प्रैक्टिस सेट बाकी के कब स्टार्ट होंगे, टाइम बता दिए। प्रैक्टिस सेट तो भैया मंडे टू सैटरडे आपका चलता है, अगर मैं छुट्टी ना लूँ तो मंडे टू सैटरडे 5:30 बजे से चलता है। अभी तक 10 प्रैक्टिस सेट आपके यूट्यूब पर हो चुके हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी रोजगार विथ अंकित का जो मेन चैनल है वहाँ पर, वहाँ से जाके आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई परमिट है क्या। परमिट, परमिट सबसे पहले तो परमिट को समझेंगे। परमिट क्या है? परमिट है भैया परमिशन, मतलब आप परमिशन लेते हो अपने वाहन को यहाँ से वहाँ ले जाने की, मतलब वाहन चलाने की एक तरह से क्या है, परमिट है, परमिशन है। तो परमिट आप क्या है भैया, परमिट आप किसको बोल सकते हो? परमिट है आपका परमिशन, यानी कि अनुमति। परमिट क्या है? परमिशन है, यानी कि अनुमति है, किसकी? वाहन चलाने की अनुमति है, ठीक है। तो ये आपका है धारा 66 क्या कहती है कि परमिट की आवश्यकता है, परिवहन वाहनों के लिए परमिट आवश्यक है, बिना परमिट के ना चला सकते हैं ना चलवा सकते हैं, ठीक है। यात्री वाहन परमिट, माल वाहन परमिट, परमिट मतलब क्या है? परमिशन। अब मैं आपसे कहूं कि परमिट से छूट किसको है। आप कहोगे अरे छूट भी मिलती है क्या? हाँ भैया बिल्कुल छूट मिलती है। परमिट से छूट किसको है? परमिट से छूट, ठीक है। परमिट से छूट भी मिलती है कुछ वाहनों को कि भैया जिनके लिए क्या है, परमिट आवश्यक नहीं है। परमिट से छूट कुछ वाहनों को मिलती है जिनके लिए क्या है, परमिट आवश्यक नहीं है। जैसे कि पहला आपका क्या है, जैसे कि पहला है आपका केंद्र एवं राज्य सरकार के वाहन, ठीक है। केंद्र एवं राज्य सरकार के वाहन, राज्य सरकार के वाहन, इनको क्या है भैया, इनको परमिट से छूट है। जैसे कि केंद्र का वाहन क्या हो गया, आर्मी वगैरह है। अब भाई इनको एक स्टेट से मान लो दूसरे स्टेट में ट्रेवल करना है, इनका जो जत्था है, जो काफिला चलता है, उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल करना है, तो इनको क्या है भैया, परमिट से छूट है, ठीक है। क्या है? परमिट से छूट है। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका है रीजनल अथॉरिटी, रीजनल अथॉरिटी, यानी कि जैसे कि नगर पालिका के वाहन, नगर पालिका, ठीक है, ठीक है, नगर पंचायत, इसके जो वाहन हैं इनको क्या है भैया, इनको भी परमिट से छूट है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप किसी शहर में रहते हो, जैसे कि मेरा घर सिटी में है, तो यहाँ पर जैसे कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, कूड़ा उठाने वाले वाहन, तो ये किसके अंदर आ गया? ये भैया नगर निगम के अंदर आ गया। किसका वाहन है? नगर निगम का वाहन है। तो क्या इसको परमिट की आवश्यकता होगी भाई? नहीं, परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ भाई इंपॉर्टेंट धारा ही बताएंगे, आप परेशान मत होइए। तो कूड़ा उठाने वाले वाहन, जैसे कि वो गाड़ी में, पता नहीं आप साइड क्या बजता है, आप तो पूरे इंडिया से जुड़े होगे, तो यूपी में गाना बजता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो ये जो वाहन है कूड़ा उठाने वाला, इस तरीके से ये वाहन घूमता है गलियों में और कलेक्ट करता है, जो घर घर से क्या करता है, जो कूड़ा है, गार्बेज है, क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो रीजनल अथॉरिटी है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कूड़ा उठाने वाला वाहन, रीजनल अथॉरिटी का जो भी वाहन रहेगा इसको क्या रहेगी भैया, इसको परमिट से छूट रहेगी, ठीक है। तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा आपका होता है जैसे कि पुलिस हो गया, ठीक है, पुलिस के वाहन, पुलिस वाहन हो गया, एम्बुलेंस हो गई, एम्बुलेंस, ठीक है, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड इत्यादि के वाहन, यानी कि जो इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले जो वाहन हैं, इनको भी क्या है, परमिट से छूट है, ठीक है, फायर ब्रिगेड इत्यादि के वाहन, ठीक है। अगला आप देखोगे भैया चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर है जैसे कि आपका, चौथा नंबर है आपका मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड न्यू व्हीकल, मैन्युफैक्चर्ड न्यू व्हीकल, यानी कि जैसे कि मान के चलो किसी कंपनी ने अपनी वाहन बनाया, ठीक है। अब वाहन ऐसे मान के चलो, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान के चलो मारुति सुजुकी ने अपनी वैगन आर बनाई, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि प्लांट इंडिया में हर जिले में हर शहर में लगा होगा। जैसे मान के चलो प्लांट है इसका पुणे में, तो अब इसको वाहन भेजना पड़ेगा ना किसके पास, डीलर के पास, ठीक है। तो अब कंपनी मान के चलो पुणे में है, उसको अपना वाहन कहाँ पर भेजना है, यूपी में किसी डीलर के पास, तो क्या उसको परमिट लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा। जैसे कि मैन्युफैक्चर्ड न्यू व्हीकल, जैसे कि इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो कि भाई जो डीलर है,
एग्जाम्पल जो है मैन्युफैक्चरर यानी कि निर्माता, निर्माता अपना वाहन, भाई प्लांट एक दो जगह ही होगा ना, वैसा थोड़ी कि पूरे इंडिया में हर शहर में हर स्टेट में प्लांट लगा होगा। तो मान के चलो अगर पुणे में यानी कि महाराष्ट्र में किसी भी कंपनी का प्लांट है, अब उसका जो अपना वाहन है वो कई स्टेट से होते हुए कहाँ तक भेजना है, यूपी तक। तो क्या उसके लिए उसको परमिट लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा। जैसे कि निर्माता कंपनी है, वाहन भेजती है, यहाँ पे आप लिख लो अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। वाहन भेजती है, वाहन भेजती है कहाँ पर भैया? भेजती है किसके पास? डीलर के पास। तब डीलर क्या करेगा? उसको बेचेगा। ठीक है, तो क्या उसके लिए इस कंपनी को परमिट की आवश्यकता होगी? नहीं, परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि मान के चलो मैं एक एग्जांपल और आपको दे देता हूँ। जैसे कि महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से वाहन चला, ठीक है, फिर आपका जो है गुजरात, ठीक है, गुजरात में वाहन उतारा, फिर उसके बाद आपका आ गया जो है दिल्ली में वाहन उतारा, फिर उसके बाद पहुंचा यूपी। तो देखो कई स्टेट से ट्रेवल करके आ रही है ना वाहन, कंपनी का जो वाहन है वो कई स्टेट से ट्रेवल होके कहाँ पर आ रहा है? यूपी तक। तो क्या परमिट की आवश्यकता पड़ेगी? जी बिल्कुल नहीं, परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला है आपका, और किसको छूट है भाई? और किसको छूट है? जैसे कि अगला है, आपका ही कोई वाहन है, आप यदि यदि आप इमरजेंसी के लिए, यदि आप इमरजेंसी के लिए वाहन प्रयोग कर रहे हैं तो भी आपको छूट मिल सकती है। वाहन प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। इमरजेंसी क्या भी है? जैसे मान के चलो कहीं पर आपका क्या आ गया? बाढ़ आ गया, कहीं पर क्या आ गई? भूकंप आ गई। ठीक है, अरे मैंने एग्जाम्पल दिया यार, ठीक है, मनोज कुमार ढाका, भावनाओं को समझ लिया करो। मुझे भी पता है वैगन आर के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन दोस्त समझना है तो समझ लो, नहीं तो यहीं बकैती करते रहो। ठीक है, चलिए, यदि आप इमरजेंसी के लिए वाहन प्रयोग कर रहे हो, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल है भूकंप। मान लो कहीं पर भूकंप आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, आग लग गई, ठीक है, और आपके पास कोई वाहन है जिससे आप लोगों को वहां से निकालने में मदद कर सकते हो, उनको हॉस्पिटल ले जा सकते हो। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं यूपी का हूँ, बिहार मेरे सटे जिला जो है, सटा जो स्टेट है वो है बिहार। अब बिहार में भाई कोई दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, मेरे पास कोई ऐसा यात्री ढोने वाला वाहन है या माल ढोने वाला वाहन है, और मैं सोचता हूँ कि यार जाऊं मैं लोगों की मदद कर दूं, तो मैं अपना वाहन लेके चल दिया। पुलिस ने कहा तुम्हारे पास परमिट नहीं है, तो हम बता देंगे कि भैया जो वहाँ पे लोग हैं, ठीक है, उनकी मदद करने जा रहे हैं, मतलब कुछ भी आप बता सकते हो। तो अगर इमरजेंसी के लिए आप जो है वाहन उस समय प्रयोग करते हो तो आपको क्या मिल जाएगी? परमिट से छूट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सब बताया जाएगा भैया, विकी भाई सब बताया जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, आगे सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये आपका कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बताया कि इन सभी लोगों को क्या है भैया? परमिट से छूट मिली हुई है। ठीक है, अगला देखिए क्या है। अगला है धारा 67। धारा 67 क्या कहती है? धारा 67 कहती है कि सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति। इसमें देखो क्या है कि जैसे कि जो भी परिवहन है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो यानी कि यातायात जो वाहन है, उनको क्या है कि भाई राज्य सरकार अपने हिसाब से उसको शक्ति दी गई है कि ये नियंत्रित करने के लिए सड़क परिवहन। केंद्र सरकार केंद्र में बैठी है, कहाँ देखेगी वो कैसे नियंत्रित हो रहा है, किसी किसी राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां पर सड़कें कैसी हैं, वहां पर वाहनों का जो लोड है कितना है। तो जो राज्य सरकार को शक्ति दी गई है कि भाई वो अपने हिसाब से अपने राज्य में सड़क के परिवहन को क्या कर सकती है? नियंत्रित कर सकती है। वो किस धारा के तहत, किस धारा के तहत शक्ति दी गई है? तो धारा 67 के तहत। जैसे कि कुछ मैं बताऊं, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है भैया, कि जो भी राज्य में राज्य सरकार जो है वो क्या कर सकती है? जो भी सरकार सरकारी बस चलती है उसका क्या कर सकती है? किराया, किराया, ठीक है, निर्धारित कर सकती है। ठीक है, किराया राज्य सरकार की, आप यहाँ पे लिख लो, राज्य सरकार की किराया निर्धारित करने की शक्ति, किराया निर्धारित करने की शक्ति, निर्धारित करने की शक्ति। ठीक है, ये जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि पहला ये हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया भाई? रोड सेफ्टी से संबंधित,
रोड सेफ्टी से संबंधित जो नियम कानून है ये सरकार बना सकती है। देखिए जैसे कि कुंभ लगा था अभी प्रयागराज में, ठीक है, मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए जितने भी आप लोगों ने वीडियोस वगैरह देखे होंगे, जितने भी मतलब किसी भी तरह के व्हीकल्स का, सिर्फ बाइक को छोड़कर जितने भी तरह से व्हीकल्स थे, मतलब जो मेन मेन स्नान थे, उसमें क्या कर दिया गया था भाई, उन सभी का जो प्रवेश है रोक दिया गया था। कहाँ से भाई, 50-60 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको क्या कर दे रही, लौटा दे रही कि भैया लौट जाइए, जगह नहीं है। भगदड़ भी हुई थी मौनी अमावस्या के दिन, आप लोगों ने सुना होगा, पेपर वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब ये रोड सेफ्टी से संबंधित है या सेफ्टी से संबंधित है, तो भाई सरकार ने परिवहन को ही रोक दिया। और जो इस क्षेत्र के लोग थे उन्होंने बाइक चलाकर खूब पैसा कमाया, बाइक से सवारी ढो रहे थे वो, ठीक है। तो बहुत बुरी स्थिति हो गई थी दोस्त, ठीक है, ज्यादा लोगों की वजह से, ठीक है। तो ये आपका रोड सेफ्टी से संबंधित, ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि अभी आपको कुंभ वाला मैंने एग्जांपल दिया, तो ट्रैफिक कंट्रोल भाई करना था कुंभ में, तो सरकार ने कहा कि भैया एंट्री नहीं होगी किसी भी तरह के वाहन की, जो मेन स्नान है, बाकी दिन थोड़ी बहुत एंट्री चल जा रही थी, ठीक है। तो ये आपका शक्ति है, ठीक है। चौथा क्या है भाई, कि पर्यावरण की सुरक्षा भी करनी है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो भी राज्य सरकार नियम कानून बनाना चाहे वो क्या कर सकती है, बना सकती है। और इससे संबंधित जो शक्तियां हैं वो राज्य सरकार को किस धारा में दी गई हैं, धारा 67, धारा 67 में दी गई हैं, ठीक है। आपकी तो नहीं भाई, मैंने थोड़ी चलाया था, मैंने वाहन थोड़ी चलाया था भाई, बाइक थोड़ी चलाई थी वहां पे, पुलिस वाले पकड़ भी रहे थे ना, ये भी समझो। आसपास के जो जिले के लोग आके चला रहे थे उनको सबको पुलिस पकड़ ले रही थी। जो यहाँ के स्पेशल निवासी थे उनको छूट थी, भैया दो पहिया से ले सवारी, ले सवारी। बहुत पैसा कमाया लोगों ने, लाखों लाखों रुपए में पैसा कमाया 15 से 20 दिन में। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा आर्थिक, मतलब इससे सरकार को बहुत फायदा हुआ कुंभ से। आस्था तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन जो यूपी सरकार है उसको भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, ठीक है। जो लोग यूपी के रहने वाले हैं उनको पता होगा। और देखो यो दोस्तों, यूपी में कुछ है नहीं, चाहे आप यूपी की बात करो चाहे बिहार की बात करो, कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ की जो सरकार है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर ना किसी तरह का अयस्क पाया जाता है, ना खनिज पाया जाता है कि भैया हम कहीं प्लांट लगा दें उससे जो है रेवेन्यू आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन सरकार का लक्ष्य है, जो आप एनालिसिस करोगे यूपी में, मेन सरकार का लक्ष्य है पर्यटन स्थलों को विकसित करना। उसी में सबसे पहला है महाकुंभ, या जो माघ मेला हर साल लगता है। इसके अलावा आप देख रहे होगे कि जो अयोध्या में कॉरिडोर बन रहा है उसको विकसित करना, विंध्याचल में जो कॉरिडोर बन रहा है उसको विकसित करना, जो वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर है उसको विकसित करना, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में यूपी को क्या किया जा सके, विकसित किया जा सके, और रेवेन्यू आए। और क्या है भैया, रेवेन्यू आए। तो ये मतलब जो एक सही नीति है सरकार की, क्योंकि भाई यूपी में आपको पता है कुछ है नहीं खेती के अलावा। मतलब जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, जैसे कि मान के चलो उड़ीसा में ओट्स निकलते हैं भाई, बड़े बड़े प्लांट उड़ीसा में हैं, या आप साउथ में जाओगे तो वहां पे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मिनरल्स है, ओर्स है, अयस्क है, जैसे कि लोहा निकल रहा है, एल्यूमिनियम निकल रहा है, तो उससे काफी रिवेन्यू होता है राज्य सरकार को। और उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का इस तरह का अयस्क, अगर आप उधर चले जाओगे सोनभद्र में तो कोयला पाया जाता है, उसके अलावा और भी किसी भी तरह का और जो है यूपी में नहीं पाया जाता, मतलब अयस्क नहीं पाया जाता। तो सरकार को भैया रेवेन्यू चाहिए, तो रेवेन्यू के लिए जो है पर्यटन स्थल के क्षेत्र में ये जो योगी गवर्नमेंट है यूपी की वो काफी अच्छा काम कर रही है, ठीक है। चलिए भाई, चलिए अगला है धारा 68। धारा 68 किसके बारे में बताती भैया, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। जैसे कि जो भी राज्य सरकार की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, जैसे कि भैया आपकी क्या है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जैसे कि मैं यूपी का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। यूपीएसआरटीसी, भाई अब बस चलती है जो सरकारी बस है, वो किसके अंतर्गत आती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इसके नीचे क्या आएगा, रीजनल, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जहाँ पर आप जो भी आपको अप्लाई करना होता है डीएल वगैरह के लिए, परमिट वगैरह के लिए, आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो,
ठीक है, चलिए। हाँ, यूपी में केवल नेतागिरी है, नहीं अब तो कम हो गई है। पहले तो बहुत होती थी, पहले तो सब नेता थे, युवा नेता थे दोस्त, क्या थे, युवा नेता थे। अब तो हमारे यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज में, आप सभी ने सुना होगा, अंग्रेजों के ज़माने की यूनिवर्सिटी है। वहाँ इतनी नेतागिरी चलती थी कि दिन दहाड़े सब बम मारते थे। सरकार ने क्या किया, जब से योगी गवर्नमेंट आई, छात्र संघ का चुनाव ही बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया भैया, छात्र संघ का चुनाव बंद कर दिया। लगभग आप मान के चलो कि पिछले 3 साल 4 सालों से चुनाव ही बंद है यूनिवर्सिटी में। तो जब चुनाव बंद है तो लड़के अपना पढ़ने लिखने में लग गए, और जब चुनाव होता तो सबको नेता बनना था। ठीक है, तो ये काफी अच्छा कदम है। ठीक है, अगला है धारा 69। धारा 69 में क्या है भैया, परमिट के लिए आवेदन करना। परमिट के लिए आप क्या करोगे, आवेदन करोगे। कहाँ पर आवेदन करोगे भैया, आरटीए में। जहां पर आपका क्या हो भैया, जहां पर आपका व्यवसाय हो, जहां पर आपका निवास हो, या क्या हो भैया, निवास या व्यवसाय हो। ठीक है, वहां के आरटीए में, यानी कि जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उसके ऑफिस में आप क्या कर सकते हैं, परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं धारा 69 के तहत। अगली धारा क्या कहती है भैया, अगली धारा कहती है धारा 70, स्टेज कैरिज परमिट के लिए आवेदन। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भाई जो परमिट है दो तरीका का बनता है। अभी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज भी है, लेकिन उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। एक आपका हो गया स्टेज कैरिज, मतलब जो यात्रियों का जो परिवहन करने वाले वाहन है, जैसे कि बस वगैरह हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है भैया, दूसरा है आपके माल ढोने वाले वाहन, यानी कि जो गुड्स कैरिज व्हीकल्स हैं। दो तरह के परमिट हो गए, बाकी एक कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व्हीकल्स होते हैं उनके लिए भी बनता है, लेकिन ये दो आपके मेन है। ठीक है, तो अगर आप जैसे मान के चलो, जैसे कि आप प्राइवेट बस चलाते हो, जैसे कि आप देखो शहर में सिटी बस भी चलती है, साथ ही साथ क्या चलती है, प्राइवेट बस भी चलती है। क्या भैया ऐसा इंग्लिश में लिख दिया जो हिंदी में लिखूं मैं, स्टेज कैरिज क्या लिख दिया भैया, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का मतलब भैया देख लेना यार गूगल पे। चलिए, तो स्टेज कैरिज, अगर आप जैसे मान के चलो, आप कोई, आप देखोगे शहर में क्या चलती हैं, सिटी बस भी चलती है सरकार की तरफ से, साथ ही साथ आप देखो प्राइवेट बस भी चलती है, जिसमें ठूस ठूस के यात्री जाते हैं। जिन रूट पर बेसिकली सरकारी बस नहीं उपलब्ध होती, वहां पर प्राइवेट बसें ज़्यादा चलती हैं, और मनमानी से वो लोग किराया वसूल करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मान के चलो कोई बस निकलवाई, ठीक है, और आपको उसका परमिट चाहिए, ठीक है, तो उसके परमिट के लिए आप किस धारा के तहत आवेदन करोगे, धारा 70 के तहत। स्टेज कैरिज मैं आपको बता चुका हूँ। स्टेज कैरिज क्या है भैया, जो मतलब जो आपका भत्ता है, यानी कि जो टिकट है, वो कैसे लिया जाता है, यात्रा के हिसाब से टिकट लिया जाता है, यानी कि यात्रा और सवारी के हिसाब से टिकट लिया जाता है। और स्टेज कैरिज में क्या होते हैं भाई, ड्राइवर प्लस 6 से अधिक यात्री, तब ये किस में आएगा, स्टेज कैरिज में आएगा। अब 6 से अधिक कितने भी यात्री हो सकते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि आपसे प्रश्न पूछे कि भाई स्टेज कैरिज के लिए आवेदन करना मोटर व्हीकल एक्ट की किस धारा में मेंशन है, ठीक है, तो आप कहोगे धारा 70 में। मिर्जापुर की स्टोरी सच में नहीं भाई, मिर्जापुर की स्टोरी स्टोरी नहीं, सच है। ऐसे क्या इन लोगों को पढ़ना भी नहीं आता, रोज इंग्लिश में लिख दिया करो, हिंदी में लिख। अरे ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ज़्यादातर चीज़ें लिख देता हूँ यार, अब इतना भी शुद्ध हिंदी में नहीं जानता कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। बता दो भाई कोई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, बस कौन सी, बस कौन सी भैया, जो स्टेज करीज है। अगर स्टेज करीज आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो पिछली क्लासेस जाके देखिए, ठीक है, कि स्टेज करीज क्या होता है। चैप्टर 1 की धारा 2 की उपधारा धारा 40। कौन सी धारा, चैप्टर 1 में धारा 1 है, धारा 2 है। धारा 2 में लगभग 40 से 50 उपधाराएं हैं, और धारा 2 की जो 40वीं उपधारा है, जिसमें क्या है, स्टेज कैरिज की परिभाषा, उस क्लास को जाके देखिए भैया। चलिए, चलिए, तो ये आपका धारा 70 हो गई। धारा 71 क्या है भैया, धारा 71 है भैया परमिट की प्रक्रिया। परमिट की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, कि भाई कैसे कैसे आप परमिट अप्लाई करोगे, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना होगा, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको परमिट की जो प्रक्रिया है किसमें है, धारा 71 में। धारा 72 क्या है भैया, स्टेज कैरिज परमिट देना। देखो, सबसे पहले धारा 70 के तहत आप स्टेज कैरिज का जो परमिट है उसके लिए आप आवेदन करोगे, और
प्रक्रिया उसकी होगी भाई, जैसे आप उसमें सारी चीज़ें बताओगे। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बता रहा हूँ कि भाई कितने घंटे आपका वाहन चलेगा, जैसे कि वाहन का घंटा, ठीक है, वाहन का घंटा, कितने घंटे आप वाहन चलाओगे, रूट क्या रहेगा उसका वाहन का, ठीक है, वाहन का घंटा, वाहन का रूट, जो भी स्पीड लिमिट वगैरह है, स्पीड, सारा कुछ आप जो है अपना जो है वाहन का सब कुछ रिकॉर्ड दोगे किसको, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, किसको, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को। तो वो क्या करेगा भैया, सब चीज़ों को चेक वगैरह करेगा, और जो भी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के तहत परिवहन प्राधिकरण, ठीक है भाई, हाँ तो यहाँ पे लिख लो, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का जो हिंदी होता है ये होता है परिवहन, परिवहन प्राधिकरण, परिवहन प्राधिकरण। ये एक लोग ने बताया है भाई, इसकी सत्यता की जांच आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। परिवहन प्राधिकरण, हाँ भाई, चलिए दो तीन लोगों ने बता दिया, इसका मतलब सही है। तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, परिवहन प्राधिकरण, ठीक है। तो ये आपकी प्रक्रिया की जाएगी, और उसके बाद धारा 72 के तहत आपको जो है स्टेज कैरिज, यानी कि स्टेज कैरिज का मतलब भाई, ये स्टेज कैरिज का मतलब हो गया यात्री को परिवहन करने वाले वाहन, यात्री परिवहन वाहन, यात्री परिवहन वाहन। तो स्टेज कैरिज की परमिट आपको धारा 72 के तहत दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी धारा 70, 71, 72 तीनों एक से रिलेटेड हैं। अगर आपको एक भी याद होगा तो उसके आगे पीछे की धारा आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है धारा 73। धारा 73 क्या कहती है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का परमिट चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का मतलब भैया एक मुश्त किराया, एक मुश्त, ठीक है, एक मुश्त किराया, जिसमें आप क्या करते हो, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, टिकट वाइज सिस्टम नहीं होता इसमें, कोई टिकट नहीं लेना होता, यात्रा के हिसाब से किराया नहीं देना होता, इसमें क्या है, एक मुश्त किराया दिया जाता है। जैसे मान के चलो अभी अंतरिक्ष हैं, ठीक है, अंतरिक्ष बीआर जी हैं, ठीक है, इनका नाम थोड़ा यूनिक है इसलिए मैं ले रहा हूँ। मान के चलो दिल्ली पुलिस ड्राइवर में इनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो भाई शादी वादी होगी, तो शादी वादी होगी तो मान लो कहीं अच्छी लड़की देख लिए, कहीं दूर पे देखे हैं अच्छी लड़की, तो क्या करेंगे भैया, घर वालों से कहेंगे नहीं हम तो वहीं करब, हम वहीं बारात लेके जाब, घर वाले कहीं बहुत दूर बा, तो अंतरिक्ष कहेंगे नहीं हम तो, हमारा नाम तो अंतरिक्ष है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम वहीं भी शादी करब, हम वहीं शादी करब, तो घर वाले कहेंगे चलो ठीक बा फिर वहीं करा। तो घर वाले क्या करेंगे, एक बस बुक करेंगे, ठीक है, बस बुक करेंगे किसके लिए, बारातियों के लिए। तो जब बस बुक करेंगे तो भैया क्या टिकट, सबको टिकट लेना पड़ेगा, यात्री कहेगा तो तुम्हारे लड़का बारात में भी जाई और ऊपर से टिकटों ले, तो ऐसा नहीं होगा। तो जो अंतरिक्ष के पिताजी हैं ये क्या करेंगे भाई, ये एक बस बुक करेंगे, बस वाले से कहेंगे भैया हमको यहाँ पर जाना है बारात लेके और वापस आना है, बताइए आप कितना पैसा लोगे। तो जो बस वाला रहेगा वो बता देगा, और इकट्ठा पैसा जो है किससे ले लेगा, अंतरिक्ष के पिताजी से ले लेगा, और फिर अंतरिक्ष की बारात जो है क्या होगी, चली जाएगी, अंतरिक्ष में नहीं जाएगी, कहाँ पर जाएगी, जहां पर इनको पसंद आई है कोई कन्या, वहां पर क्या जाएगी, वहां पर इनकी बारात जाएगी। तो अब कॉन्ट्रैक्ट करी, अब ऐसा थोड़ी है कि बस वाला जो है ऐसे ही यहाँ से, मान लो कहीं दूर जाना है, किसी दूसरे राज्य की लड़की पसंद आ गई अंतरिक्ष जी को, तो जाएगा, तो जाएगा तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, परमिट चाहिए। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का परमिट चाहिए तो वो कौन सी धारा में है भैया, धारा 73 में, मतलब वो अप्लाई कर देगा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के लिए। और अगर सब कुछ सही है तो धारा 74 में जो आरटीए है, जो भी आपका आरटीए है वो क्या कर देगी भाई, वो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहन का परमिट क्या कर देगी, जारी कर देगी, किसको बस वाले को, ठीक है। चलिए अंतरिक्ष भाई, देखो अंतरिक्ष भाई को देखो मैंने नाम लिया, वो गायब हो गया यार, बुरा तो नहीं लगा दोस्त, ठीक है, ठीक है भाई। अंतरिक्ष भाई यार कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, अब कहाँ चले गए दोस्त, कहाँ चले गए, बुरा तो नहीं लग गया। तो धारा 73 में क्या, धारा 73 ही तो बता रहा हूँ यार, अभी का खत्म कहाँ हुआ, धारा 73 आर्टिकल 73 दोबारा था, अरे यार देखो, जैसे कि एक बस है स्टेज कैरिज, अभी आपने पिछली धारा में देखा कि स्टेज कैरिज, स्टेज कैरिज में यात्री वाहन ही है, यात्री परिवहन वाहन, लेकिन इसमें जो है जैसे कि नॉर्मल कोई मान लो बस चलती है, आपको जैसे यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर का आपने टिकट लिया और जो है क्या दिया, किराया दे दिया, तो उसको बोलते हैं स्टेज कैरिज। जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज होता है इसमें टिकट वाला सिस्टम नहीं होता, इसमें क्या होता है,
टिकट वाला सिस्टम नहीं होता। इसमें क्या है कि आप एक बार कोई गाड़ी बुक कर लेते हो, उसको उतना पैसा दे देते हो और जितने भी लोगों को जाना है वो चले जाते हैं। इसमें कोई टिकट नहीं लेना होता, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। पिछली क्लासेस दोस्त आपने नहीं देखी, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, स्टेज कैरिज, ये सब सारा कुछ आपको समझाया गया अच्छे से। ठीक है, हाँ भाई चला गया यार वो गुजिया जो नहीं भाई, खुशी किसी बात की नहीं है, बस आप लोग कहोगे कि भाई ये टीचर हमेशा गुस्साया रहता है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको हंसा भी देता हूँ। ठीक है, तो धारा 74 में, धारा 73 में आप अप्लाई करोगे कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, और अगर सब कुछ सही है भैया तो धारा 74 के तहत जो आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, कैरिज में देखते हैं भैया, बताते हैं ड्राइवर भाई, देख के बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए अगला है आपका धारा 75। धारा 75 क्या कहती है कि मोटर कैब किराए पर लेने की योजना। मोटर कैब किराए के लिए योजना यानी कि स्कीम फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर कैब्स, जैसे कि मोटर कैब अगर रेंटिंग पे लेना है तो उससे संबंधित जो नियम कानून है वो किसमें है भैया, धारा 75 में है। किसमें है, धारा 75 में। अगली धारा क्या है, अगली धारा है धारा 76। धारा 76 क्या कहती है, देखिए अब इसमें लगभग परमिट ही लगभग रहेगा, ज्यादातर चीजें यहाँ पर परमिट से रिलेटेड रहेंगी। बस आपको याद ये रखना है कि भाई स्टेज कैरिज का परमिट किस धारा में है, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का परमिट किस धारा में है। अभी जैसे प्राइवेट सर्विस व्हीकल के लिए परमिट आ गया, प्राइवेट सर्विस व्हीकल के लिए जो परमिट है वो किस धारा में है, तो वो है धारा 76 में। प्राइवेट यानी कि निजी, इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे निजी सेवा वाहन। अब आप कहोगे निजी सेवा वाहन क्या है भाई, निजी सेवा वाहन क्या है, जैसे मान के चलो, जैसे मान के चलो भाई, चलो नरेंद्र ने मान लो चलो कोई फैक्ट्री खोली, ठीक है, बहुत बड़े आदमी बन गए, दिल्ली पुलिस ड्राइवर में हो गए, लेकिन फिर भौकाल पानी कुछ बना के कोई फैक्ट्री वैक्ट्री डाल ली है। ठीक है, नरेंद्र, किसने फैक्ट्री डाली, नरेंद्र ने। अब क्या होता है कि भाई, अब भाई ये कहेंगे कि वैसे मान के चलो बहुत से इन्होंने वर्कर को काम पर रख लिया, और वर्कर कहेगा सर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, हमको दूर से आते हैं, तो ये कहेंगे कि भाई चलो सभी लोग जो उस क्षेत्र से आते हैं उनके लिए एक बस की व्यवस्था कर देता हूँ। ठीक है, ताकि जो वर्कर है, जैसे अभी आप जाओ तो यूपी बिहार के लड़कों, अगर तुम नौकरी.com पे डाले हो तो मैसेज आता है, कैसा मैसेज आता है दिल्ली वाली कंपनी से कि भैया लड़कियां लड़कियों की आवश्यकता है, 8,000 रुपया महीना सैलरी है, ठीक है, बस फ्री है, लंच फ्री है। तो जो बस फ्री है इसका मतलब क्या है, आपको बस वो रूम से लेगी और फैक्ट्री तक या कंपनी तक ले जाएगी, फिर आपको क्या करेगी, वो आपको फिर फैक्ट्री से लेगी और आपके घर तक छोड़ेगी। तो ये आप किसी की सेवा नहीं कर रहे हो, निजी मतलब अपनी निजी लोगों की सेवा कर रहे हो जो आपके पास काम कर रहे हैं, लेकिन परमिट तो लेना पड़ेगा। ये जो निजी सेवा वाहन है ये किसके लिए प्रयोग नहीं होते भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए प्रयोग नहीं किए जा सकते, लिए प्रयोग नहीं। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कुंभ में ही, कुंभ में ही ढेर सारे आपको पता है बाबा साधु आते हैं, संत वंत आते हैं, तो ऐसा थोड़ी अकेले आते हैं भाई, उनके जो अ, मतलब नीचे के लोग रहते हैं, चेले वगैरह रहते हैं, वो भी तो आते हैं। अब पता चला गुरुजी फ्लाइट से आ गए, ठीक है, चेलों के लिए कहा कि भैया फ्लाइट का टिकट तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए एक बस हमारी जो है बस चलती है जो आश्रम से आपको यहाँ पर ले आएगी। तो वो क्या है, निजी सेवा वाहन है, लेकिन उसके लिए भी क्या चाहिए, परमिट चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि कोई अगर बाबा साधु संत राजस्थान से आ रहे हैं तो यूपी में ऐसे ही एंटर कर जाएंगे, उनके लिए कैसा वाहन होगा भाई, तो जो लोग ऐसा वाहन चलाते हैं उनके लिए क्या होता है, प्राइवेट सर्विस व्हीकल्स। ठीक है, उसके लिए परमिट, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर आपको लिखना हो तो जो मैंने आपको समझाया आप इसको अपने शब्दों में लिख भी सकते हो। ठीक है, हाँ नहीं नरेंद्र भाई, हाँ नरेंद्र भाई कमेंट तो नहीं आ रहा है, ठीक है, नाम ले लिया नरेंद्र भाई, कमेंट रुक गया यार, एक बार कर दो भाई कमेंट, जिंदा हो नरेंद्र भाई, एक बार कमेंट कर दो यार, ठीक है, कि जिंदा हो कि नहीं, अंतरिक्ष में तो नहीं चले गए। चलिए, तो जैसे कि मतलब इसका एग्जाम्पल आप अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि कोई मतलब ऑफिस है, ऑफिस, या आप फैक्ट्री लिख लो ताकि आपको ज़्यादा याद रहे। फैक्ट्री से वर्कर को कहाँ पर ले जाएगी भैया, वर्कर को उसके घर तक ले जाएगी, कहाँ तक ले जाएगी, उसके घर तक। ठीक है, तो ये निजी सेवा वाहन है कि जिस जो भी कंपनी रहेगी वो उसका वाहन रहेगा। ठीक, चलिए नरेंद्र भाई हैं, चलिए
धारा 77 क्या कहती है? मालवाहक परमिट के लिए आवेदन। अब इसमें क्या आ गया भैया? जो माल ढोने वाले वाहन है। कैसे वाहन? माल ढोने वाले वाहन। जैसे कि एग्जाम्पल इसका क्या है भैया? एग्जाम्पल आप ले सकते हो ट्रक। एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो भैया? ट्रक। जैसे कि माल ढोना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो भैया? उसके लिए आवेदन किस धारा के तहत होगा? धारा 77 के तहत। नहीं भैया, तुम्हारा नाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है भाई, तुम्हारा नाम थोड़ा सा क्या है? अजीब टाइप का है। तुम समझ गए होगे दोस्त, अजीब क्या है? समझ रहे हो? जैसे एक लोग लिख रहे हैं मेरा नाम ले लो सर, मैं यही हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा नाम भाई थोड़ा अलग तरीके का है, उसको यहाँ पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है दोस्त, चलिए धारा 77 क्या है? माल वाहन के लिए परमिट के लिए आवेदन। ठीक है, इसके तहत आप कर सकते हो। अगला है, जब आप आवेदन कर दोगे, जब आप आवेदन कर दोगे माल वाहन परमिट के लिए, तो उस पर विचार करेगा। ठीक है, उस पर विचार करेगा कौन? जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रहेगी। ठीक है, माल वाहक परमिट के आवेदन पर विचार, प्रक्रिया एवं कार्यवाही। सबसे पहले विचार करेगी भाई कि किस तरह का इसका जो वाहन है, किस तरह के माल वाहन के लिए इसने अप्लाई किया है। ठीक है, फिर अगर आपकी सही होती है तो प्रक्रिया किया जाएगा, उस पर कार्यवाही की जाएगी कि मतलब भाई जो भी, अब ऐसा थोड़ी कि जाओगे परमिट बस दिखाओगे हो जाएगा भाई, जो भी उसकी प्रक्रिया है, परमिट इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जैसे कि कोई खतरनाक वस्तु का तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो खतरनाक वस्तु का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे विचार किया जाएगा किस धारा के तहत? धारा 78 के तहत। धारा 78 के तहत। ठीक है, क्या मतलब क्या सामान, खतरनाक वस्तु का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहे हैं, क्या सामान भैया ढोना है आपको, क्यों ढोना है? ठीक है, क्या सामान ढोना है, क्या सामान ढोना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों पर विचार किया जाएगा। अब जैसे मान के चलो धारा 78 को हटा दिया जाए, धारा 78 को तो हटा दिया जाए, और सिर्फ धारा धारा आपके पास 77 रहे और धारा 79 रहे, मालवाहन का परमिट जारी करना। तो जैसे ही आपने परमिट अप्लाई किया, आप कहोगे लो हमको परमिट दो, तो जो भी अथॉरिटी रहेगी वो कहेगी कि भैया धारा 78 के तहत तुम्हारे पास शक्ति है कि हम इसको पहले विचार करेंगे, समझेंगे, आपको परमिट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसलिए जो है भैया क्या करेंगे, इसलिए धारा 78 बनाएगी। तो जब सब कुछ ये जांच कर लेंगे कि भैया हाँ सब कुछ सही है, आदमी सही है, इसका वाहन सही है, सब कुछ सही है, तो धारा 79 के तहत ये क्या कर देंगे भैया? माल वाहन का परमिट जारी कर देंगे। धारा इंपॉर्टेंट है, देखो जितने भी जारी करना, आवेदन करना, ये सब इतनी जिस तरह की धाराएं हैं, उसमें आपको क्या करना है भैया? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस, जब आप सिंपल समझो, जैसे आपका स्टेज करीज, एक्चुअली आप इधर ध्यान लगाइए, बहुत हो गया। जैसे कि स्टेज करीज आपने समझ लिया, स्टेज करीज में अप्लाई करना, फिर उसकी प्रक्रिया, और फिर स्टेज करीज का जो परमिट है मिल जाना। इसी तरीके से धारा 77 आवेदन करोगे आप, धारा 78 माल वाहन परमिट के आवेदन पर विचार किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया प्रोसेस किया जाएगा, जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी, और धारा 79 के तहत माल वाहन परमिट जारी कर दिया जाएगा। धारा 80 में क्या है भैया? परमिट के लिए आवेदन करना और परमिट पाना, मतलब एक प्रोसेस वगैरह, प्रक्रिया वगैरह इसमें भी लिखी होगी कि भैया कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे कैसे परमिट पाना है। ये सारी चीजें किसमें होगी भाई? ये सारी चीजें होंगी आपकी धारा 80 में। ठीक है, अगला है परमिट की अवधि और नवीनीकरण। परमिट की अवधि और नवीनीकरण, धारा 81 में क्या है भैया? परमिट की अवधि और नवीनीकरण, यानी कि जो परमिट की वैलिडिटी होती है वो कितने दिन की होती है। ठीक है, अच्छा ये मेरे घर का नाम है, घर का नाम है तो दोस्त बदल लो। ठीक है, हाँ मैं समझ गया दोस्त, तुम्हारी बात को समझ गया, घर का नाम है उसको बदल लो, ओरिजिनल नाम रखो, तुम्हारा भी नाम ले लिया जाएगा। ठीक है भैया, धारा 81 क्या कहती है? परमिट की अवधि। तो परमिट की जो अवधि होती है, कितनी अवधि के लिए परमिट एक बार जारी होता है, तो परमिट की जो अवधि होती है भैया, ये इसकी जो है वैलिडिटी कितनी होती है? 5 ईयर्स। ठीक है, बाकी दोस्त नवीनीकरण में मुझे कन्फ्यूजन है, किसी को अगर सही पता होगा तो बता दीजिएगा कि जो नवीनीकरण है ये कितने दिन के लिए होता है परमिट का। ठीक है, जो आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होता है, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? तो आप कहोगे इसकी वैलिडिटी होती है 1 साल की। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है भैया? इसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर्स। ठीक है, बाकी वैसा जो आपका परमिट रहता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है?
उसकी वैलिडिटी होती है 5 ईयर्स। ठीक है, अब नवीनीकरण का देख लेना भाई, या किसी को एग्जैक्ट पता हो तो बता दो कि नवीनीकरण कितने दिन के लिए होता है। अगला है आपका धारा 82। धारा 82 क्या कहती है? ट्रांसफर ऑफ परमिट। भाई जब आप वाहन बेचोगे, मान के चलो आपने जोश जोश में ट्रक ले लिया, आपने 1 साल चलाया, लेकिन आप फिर उसके बाद नहीं चलवा पाए, तो अब जो है बस ट्रक बेचोगे, जो भी आपका बस या ट्रक है उसको बेचोगे, तो भाई जो आरसी है वो ट्रांसफर होगी। आरसी के बारे में आप पढ़ चुके हो। इसी तरीके से इसी तरीके से परमिट का भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ परमिट किस में है? ट्रांसफर ऑफ परमिट है आपका धारा 82 में। ट्रांसफर ऑफ परमिट किस में है? ट्रांसफर ऑफ परमिट है धारा 82 में। अगला है धारा 83। क्या कहती है? धारा 83 कहती है वाहनों का प्रतिस्थापन, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल्स। अब इसको समझिएगा कि रिप्लेसमेंट ऑफ जो व्हीकल्स है ये क्या है। जो रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल्स है ये क्या है, इसको समझिएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल्स, जिसे मान के चलो किसी वाहन का परमिट आपके पास था, किसी वाहन का परमिट आपके पास था। अब वो वाहन हो सकता है लड़ भिड़ गया, खत्म हो गया, कुछ भी हो गया। मान के चलिए उसका परमिट 4 साल बाकी था। कितने बाकी था? 4 साल बाकी था। गवर्नमेंट के लिए वाहन के लिए कितने दिन तक परमिट भी कर रहा है, पता नहीं भाई क्या लिख रहे हो। रिन्यू के बाद भी 5 ईयर्स ही है, और रिन्यू के लिए 15 दिन पहले, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो रिन्यू 5 साल के लिए करा सकते हैं भाई, एक दोस्त है उन्होंने बताया है। ठीक है, हाँ चलिए, अब देखिए क्या है इसमें, इन्होंने बताया भाई, आप इसको लिख लीजिए, चेक कर लीजिएगा एक बार। नवीनीकरण के लिए क्या कर सकते हैं भैया? नवीनीकरण जो होता है ये भी कितने दिन साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए। और जो आपका ये परमिट है, ये एक्सपायर होने से 15 दिन पहले आप क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। 15 दिन पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कर सकते हैं किसके भैया? कर सकते हैं किस लिए? पुराना पुराना परमिट परमिट एक्सपायर होने से। पुराना परमिट एक्सपायर होने से 15 दिन पहले आप नए, मतलब रिन्यू के लिए क्या कर सकते हैं? आवेदन, नए नहीं, रिन्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। ट्रांसफर ऑफ परमिट में आपको बता चुका हूँ। वाहनों का प्रतिस्थापन में आपसे बता रहा था कि भाई जैसे मान के चलो किसी आप वाहन लिया, ठीक है, वाहन आपका खराब हो गया, कुछ हो गया, लेकिन उसका परमिट अभी बचा है, तो आप अधिकारी की अनुमति से, अधिकारी की अनुमति से अधिकारी की अनुमति से क्या कर सकते हो भाई? उसी परमिट को दूसरे वाहन के लिए आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर करा सकते हो। जैसे ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास कोई सेम मॉडल का ट्रक पहले था, उसको मैं चला रहा था, अब कुछ हो गया, दुर्घटना या कुछ, उस ट्रक को मुझे नहीं चलाना है, तो मैं अधिकारी के पास जाऊंगा, एक एप्लीकेशन दूंगा कि सर देखिए हमारा पुराना ट्रक था, अब ये खत्म हो चुका है, अब जो है जो उसका परमिट पुराने ट्रक का 4 साल बचा हुआ है, सेम उसी मॉडल का सर ट्रक है, ठीक है, और उसका परमिट 4 साल का बचा हुआ है, तो आप उसके परमिट को, जो वो वाला, मतलब मेरे वाहन को, जो पुराना वाला वाहन था उससे क्या कर दीजिए? प्रतिस्थापित कर दीजिए, और परमिट हमारा क्या हो? वही 4 साल जो है उस वाहन के लिए क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो वाहनों का प्रतिस्थापन आप कर सकते हो किसकी? अधिकारी की अनुमति से। यानी कि सेम वाहन है या उससे मिलता जुलता वाहन है, तो परमिट आपका क्या हो जाएगा भैया? वाहन का प्रतिस्थापन, पुराने वाले वाहन की जगह दूसरा वाहन आपका ऐड हो जाएगा, और वो जो परमिट बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा? उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी धारा 83। अगली कौन सी धारा है भैया इंपॉर्टेंट? धारा 86। धारा 86 क्या है भैया? परमिट का रद्दीकरण और निलंबन। यानी कि जो भी आपके परमिट कंडीशंस हैं, ठीक है, परमिट की शर्तें, परमिट की शर्तों का क्या करने पर? उल्लंघन करने पर, शर्तों का उल्लंघन करने पर, परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर जो आपका परमिट है वो क्या किया जा सकता है भैया? रद्द भी किया जा सकता है, निलंबित भी किया जा सकता है। ठीक है, और परमिट की जो शर्तें हैं किस धारा में है भैया? धारा 84 में। धारा 84 में, मतलब किस किस भाई, ऐसा थोड़ी है कि सबको परमिट दे देंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं, जैसे कि मान के चलो सिटी वगैरह में ऐसा नहीं है कि सिटी में आपको बस चलानी है, सवारी ढोना है तो आपको मिल जाएगा। मतलब सिटी में जो है सड़कों पर लोड कितना है, जनसंख्या उस सिटी की क्या है, तो ऐसा नहीं है कि भाई अब आप गए
भाई सब तो बस चला रहे हैं, हम भी सिटी में बस चलाएंगे, हम भी पैसा कमाएंगे। अब ढेर सारे जो बस मालिक हैं वो पहुंच गए, जैसे मान के चलो प्रयागराज के अंदर कुंभ में ही आपको बस चलाना है, या माघ मेला हर साल लगता है उसमें ही बस चलाना है। अब ढेर सारे बस जो मालिक हैं वो पहुंच गए कि हमको सबको परमिट चाहिए, सब लोग प्रयागराज में बस चलाएंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि सबको परमिट मिल जाएगा। भाई सरकार की देखेगी कि भाई रोड की व्यवस्था क्या है, कितनी बसें चल सकती हैं। अब पता चला आदमी है ये नहीं, बस ही बस हो गई, तो वो सारी चीजें क्या आती हैं, परमिट कंडीशंस आती हैं, यानी कि परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर धारा 84 में क्या है भैया, धारा 84 में है आपकी परमिट की शर्तें, यानी कि परमिट कंडीशन। धारा 84 में क्या है, धारा 84 में आपका है परमिट कंडीशन, यानी कि नियम एवं शर्तें। के लिए परमिट के लिए क्या है भैया, नियम, परमिट के लिए नियम एवं शर्तें। ठीक है, तो ये आपका किस में है, धारा 84 में। और धारा 86 क्या कहती है भैया, आपका जो परमिट है, ठीक है, उसको रद्द किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किस लिए, अगर आप परमिट की शर्तों का क्या करते हो भैया, उल्लंघन करते हो। ठीक है, अगली धारा है धारा 87। धारा 87 क्या कहती है, टेम्परेरी परमिट। आप कहोगे मतलब टेम्परेरी परमिट का मतलब क्या है भैया, अस्थाई, अस्थाई परमिट। अस्थाई परमिट क्या कहता है भैया, मतलब 4 महीने से इसकी जो वैलिडिटी होती है, ये 4 महीने तक, यानी कि 4 महीने से अधिक नहीं हो सकती। इसकी जो वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी कितनी होती है, 4 माह से अधिक नहीं, मतलब 4 माह तक हो सकती है। ठीक है, अब आप कहोगे ये परमिट क्यों लिया जाएगा भैया, 4 माह से अधिक नहीं। अब जैसे कि मान के चलो हमारे यहाँ प्रयागराज में ही कुंभ मेला लगा। ठीक है, अब कुंभ मेला तो भैया ऐसा तो है नहीं कि हर दिन लगेगा, हर महीने लगेगा। ठीक है, 5 साल में एक बार लगता है। तो कुछ लोगों के लिए क्या है भाई, अपनी आर्थिक स्थिति, जैसे मैंने आपसे कहा कि बाइक वालों ने जो है चलाया सवारी ढोकर, तो इसी तरीके से मान के चलो और भी वाहन होंगे जिनको लग रहा होगा यार कि मतलब मेले में वर्क करके वाहन चलाकर पैसा कमाया जा सकता है। तो वो क्या करेंगे भैया, कि लेकिन उनको हमेशा तो चलाना नहीं है, हमेशा तो यहीं रहना नहीं है, तो वो क्या करेंगे, टेम्परेरी परमिट के लिए अप्लाई कर देंगे, और टेम्परेरी परमिट उनको 4 महीने का मिल जाएगा कि भैया प्रयागराज के जो मेला क्षेत्र है इसमें आप वाहन चला सकते हैं। तो ये टेम्परेरी परमिट है। इसके एग्जाम्पल में और कैसे क्या लिख सकते हो, जैसे कि आपका क्या है, मौसमी फल है। ठीक है, मौसमी फल, जैसे कि मान के चलो आम का मौसम चल रहा है। अब मान के चलो जैसे कि आपको पता है जो यूपी का क्षेत्र है, सीतापुर हो गया, लहरपुर हो गया, इन तरह के क्षेत्र में आम बहुत होते हैं। और ये आम कहाँ पर जाते हैं भैया, ये आम जाते हैं लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में बिकने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आम साल भर फरेगा। आम क्या रहेगा भाई, जब बड़ा हो जाएगा तब आम को क्या करना रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन करना रहेगा, बड़ी बड़ी सिटीज में पहुंचाना रहेगा। लेकिन उसके बाद 2 महीने में 3 महीने में तो आम का खेल खत्म। तो हम हमेशा का परमिट या साल भर, मतलब जो 5 साल का परमिट लेंगे क्या करेंगे। तो इन सब कार्यों के लिए क्या लिया जाता है, टेम्परेरी परमिट लिया जाता है। जैसे कि 4 महीने तक का हमको परमिट मिल गया, तो जो भी मौसमी फल है, ठीक है, मतलब मान के चलो हमारा एक ही कारोबार है आम का फल बेचना, तो ये मौसमी फल हम ले जा सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। तो ये मौसमी फल हो गया। ठीक है, धान गेहूं आपका हो गया, धान गेहूं की फसल हुई, उसको हमको कहीं ले जाना है। ठीक है, कोई जैसे मेला, जैसे कुंभ मेला मैंने आपको बताया भाई, कुंभ मेला में आपको सवारी ढूंढना है, पैसा कमाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो भैया, उसके लिए जो है आप टेम्परेरी परमिट बनवा सकते हो। ठीक है, हाँ, न्यूनतम 1 महीने और अधिकतम 4 माह। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, अधिकतम 4 माह के लिए क्या होता है, वैलिड होता है, 4 माह से अधिक के लिए वैलिड नहीं होता है। धारा 89 क्या कहती है भैया, अपील वगैरह आप कर सकते हो। मान के चलो आपका परमिट बेफालतू का रद्द कर दिया गया, या आप चाहते हो भाई गलत तरीके से आपका परमिट रद्द किया गया, या कोई अधिकारी किसी गलत तरीके से आपका परमिट जारी करने से मना कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप अपील कर सकते हो। किस धारा के तहत, धारा 89 के तहत। अगली धारा है धारा 91। धारा 91 कहती है कि भाई चालकों के काम के घंटों पर प्रतिबंध, मतलब ये बताती है कि भाई किसी चालक को कितने घंटे ड्राइव करना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि दिन दिन रात रात भर ड्राइव कर रहे हैं और खुद क्या कर रहे हैं, खुद भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, और जो यात्री बैठे हैं, ठीक है, या जो ट्रांसपोर्ट सामान कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को खतरे में डाल रहे हैं। तो ये कहती है कौन सी धारा, ये कहती है धारा 91। चलिए अगला है धारा 95। धारा 95 क्या है, स्टेज कैरिज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।
यानी कि जो भी आपका स्टेज करीज आप समझ गए, जिसमें भी आपका टिकट सिस्टम से किराया लिया जाता है, टिकट सिस्टम से जिसमें किराया लिया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, स्टेज करीज। एंड कॉन्ट्रैक्ट करीज एक मुश्त किराया, जैसे मैंने अभी अंतरिक्ष वाला जो एग्जांपल दिया था कि भाई अंतरिक्ष की बारात अगर कहीं दूसरी जगह जा रही है, तो स्टेज करीज एंड कॉन्ट्रैक्ट करीज के बारे में नियम बनाने के राज्य सरकार की शक्ति। ये कौन सी धारा में है भैया, धारा 95। अगली धारा क्या कहती है, अगली धारा कहती है धारा 96। धारा 96 क्या कहती है भैया कि इस अध्याय के प्रयोजन के लिए नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। देखिए ये जो भी परिवहन वाहनों का नियंत्रण है, इसमें ज्यादा शक्तियां किसको दी गई हैं भैया, ज्यादा शक्तियां राज्य सरकार को दी गई हैं, क्योंकि उस राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है। केंद्र सरकार थोड़ी समझ पाएगी भैया, केंद्र सरकार में कोई बैठा है आदमी वो समझेगा हाँ यूपी में बस कैसे चलवाना है, ट्रक कैसे चलवाना है, कैसे लोगों को परमिट देना है। ये तो वहाँ की जो अथॉरिटी है या वहाँ की जो राज्य सरकार है वही अच्छे से समझ पाएगी ना कि हमको यहाँ पर हमारे पास क्या संसाधन है, कितनी सड़कें हैं और किस तरीके से हम ट्रैफिक को या जो परिवहन वाहन है उनको हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसलिए जो अध्याय 5 है इसमें ज्यादा पावर किसको दी गई है, ज्यादा पावर दी गई है राज्य सरकार को, कि भाई वो अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने समन्वय के हिसाब से क्या कर सकती है, परिवहन वाहनों का नियंत्रण कर सकती है। तो धारा 95 क्या कहती है, स्टेज करेज एंड कॉन्ट्रैक्ट करेज के बारे में नियम बनाने की सरकार की शक्ति। और धारा 96 क्या कहती है, इस अध्याय के प्रयोजन के लिए नियम बनाने के राज्य सरकार की शक्ति। तो ये टोटल धाराएं कितनी थी भैया, टोटल धाराएं मैंने आपको बताई धारा 66 से 96। लगभग इसमें से सभी सभी महत्वपूर्ण धाराएं मैंने आपको बता दी हैं। अगर इतना आप याद रख लेंगे भैया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर एक बस एक स्टेट से दूसरे स्टेट तीसरे स्टेट में जा रही है तो उसको कौन सा परमिट बनवाना होगा। देखो भाई उसके लिए टूरिस्ट परमिट होता है। ठीक है, अगर आप टूरिस्ट को ले जा रहे हो कि स्टेट से दूसरे स्टेट तो उसके लिए आपका टूरिस्ट परमिट होता है। ठीक है, चलिए चलिए भाई, और कोई आपका सवाल हो तो पूछ सकते हैं। चैप्टर 5 रूल बनाने की पावर 96 में, हाँ वही बताया गया आपको। ठीक है भैया, मॉक टेस्ट के लिए 20 क्वेश्चन ही है, 50 क्यों नहीं, कौन सा मॉक टेस्ट भाई, क्विज अलग चीज़ है, मॉक टेस्ट अलग चीज़ है। अब आप क्विज की बात कर रहे हो या मॉक टेस्ट की बात कर रहे हो वो आपको समझना पड़ेगा। क्विज कब होता है, सैटरडे को 10 बजे, मॉक टेस्ट होता है संडे को। तो आप ये देखो पहले कि आप क्विज दे रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, आपको अंतर पता करना पड़ेगा। चलिए भाई, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अरे भाई अब आपकी ड्यूटी रहती तो उसकी वजह से हम अपनी ड्यूटी थोड़ी टाइम चेंज कर देंगे भाई, हमारी भी क्लासेस रहती है ना। ठीक है, तो 5:30 बजे आपकी प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर चलती है। अभी टेक्निकल का चल रहा है प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज, और टेक्निकल आपको पढ़ाया जा चुका है। तो जो भी साथी टेक्निकल पढ़ चुके हों वो उस प्रैक्टिस सेट में आ सकते हैं, अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ टेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई कितने प्रश्नों को कर पा रहे हैं। एक तरह का आपका टेस्ट ही है। आप देखो भाई जो भी 25-30 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ उसमें से आप कितने प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हो। ठीक है भाई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।